जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे साथ यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिवीजन कोर्स, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के द्वारा पूरा सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि प्रीलिम्स तक के पहले तक हम लोग जो है 3 से 4 ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो उसी सीरीज में ये हमारा क्लास नंबर 19वां है, 19th है। अभी तक हम लोग 310 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक। और हम लोग ले रहे हैं फुल टेस्ट, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चंस होता है, ठीक है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाल है और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने डाल दिया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 3 फुल टेस्ट कर लिया है, तो 300 क्वेश्चन हो गया। और चौथा फुल टेस्ट हमने स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है, तो 310 क्वेश्चन तक हो चुका है। इस क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 330 तक करेंगे, मतलब हम लोग और अभी 20 क्वेश्चंस और आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 311 है। बोला विथ रेफरेंस टू द कोड ऑन वेजेज 2019 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मजदूरी संहिता या कोड ऑन वेज जो 2019 है उसके बारे में। तो देखो, आपको पता है जो हमारा लेबर है, जो श्रम है दोस्तों, वो आता है आपका कंकरेंट लिस्ट में। किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में, मतलब समवर्ती सूची में आता है, ठीक है, जिसमें सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। तो इस तरह से सेंटर और स्टेट ने लगभग 200 से ऊपर अधिक हमारे पास लेबर को लेके कानून बन चुका है। तो भारत सरकार सोचा कि जितना ज़्यादा हमको अगर लेबर का कानून अगर होगा तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा, इसीलिए लेबर रिफॉर्म, श्रम सुधार का ज़रूरत पड़ा। तो भारत सरकार सोचा कि क्यों ना जो एक जैसा कानून है उसको मिला के एक कानून बना दिया जाए, एक कोड बना दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से भारत सरकार ने अलग अलग कोड बनाया है। तो कोड ऑन वेजेज जो है 2019 में बना। इस कोड ऑन वेजेज के अंदर में 4 कानून को मिला दिया गया है कि कौन कौन सा। मिनिमम वेजेज, सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ठीक है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। फिर मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। फिर और कौन कौन सा? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस भुगतान अधिनियम 1965। फिर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, पारिश्रमिक, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, 1976। तो ये चारों एक्ट को मिला के एक कानून बना दिया गया जिसको बोला गया कोड ऑन वेजेज, ठीक है। तो कोड ऑन वेजेज जो है, तो समझ में आया। अब देखिए कोड ऑन वेजेज किस पे लगेगा। तो कोड ऑन वेजेज जो है सभी एम्प्लॉय पे लगेगा, ठीक है। किस पे लगेगा? सभी एम्प्लॉय पे लगेगा, लेकिन उसका तनख्वाह जो है कुछ चीज़ के दायरे में होना चाहिए। जैसे 15,000, 21,000 वो फिक्स किया गया है, ठीक है, समझ में आया। तो जो लोग 15,000 या जो भी फिक्स किया गया है उससे कम कमाएंगे, उसी पे ये आपको लगेगा, सभी वर्कर्स पे नहीं लगेगा, ठीक है। पहला चीज़ ये आपको याद रखना है। और इसमें न्यूनतम जो मजदूरी है, मतलब एक फ्लोर वेज बोलते हैं जिसको, फ्लोर वेज। तो फ्लोर वेज केंद्र सरकार जो है डिसाइड करेगा कि इसके नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये हो गया फ्लोर वेज। लेकिन जो मिनिमम वेज है, मतलब एक फ्लोर वेज क्या हुआ, इससे नीचे नहीं हो सकता है। लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी है जिसको मिनिमम वेज बोलेंगे, उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है अपने अपने इंडस्ट्री के लिए, जो उसके दायरे में आएगा, जो फ्लोर वेज से अधिक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस कोड ने, इस एक्ट ने, कोड ही बोलेंगे, कोड मतलब एक्ट समझ लो, इस एक्ट ने डिसाइड किया है कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज होगा हर वर्कर्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा फ्लोर वेज, और मिनिमम वेज जो होगा वो या तो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, जो फ्लोर वेज से अधिक होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, रेलवे का मजदूर अगर कोई है, माइनिंग का है, या तेल का कुआं का है, ये सब के लिए आपका न्यूनतम मजदूरी कौन तय करेगा? मिनिमम वेज, सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी चीज़ों के लिए कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो भी तय करे, सेंटर या स्टेट, वो फ्लोर वेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स किया है उससे अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया। ये आपका और संगठित क्षेत्र पे भी लगेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी लगेगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी लगेगा। लेकिन बस वही मिनिमम, कम से कम इतना तनख्वाह होना चाहिए, उसके नीचे जो कमा रहे हैं बस उसी को लगेगा, उससे अधिक जो कमा रहा है उसको नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें जो है, अब चूँकि इसमें हम लोग मिनिमम वेज आप समझ में आ गया,
पेमेंट ऑफ बोनस, इसमें हम लोग बोनस का भी ध्यान हम लोग रखे हैं और ये बोले हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी संस्था में, कोई भी कंपनी में अगर कम से कम 30 दिन काम करता है एक साल में, तो उसको जो है वो बोनस, सालाना बोनस का हकदार रहेगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन वही है कि उसका भी इतना रुपया से कम कमा रहा है तभी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि अब देखो पेमेंट ऑफ बोनस हो गया, इसमें लिखा है कि जो हम लोग भुगतान करेंगे, पेमेंट जब लोगों को देंगे मज़दूरों को, ठीक है, तो पेमेंट जब उसका नौकरी छूटेगा ना, नौकरी से उसको हटाया गया है या डिसमिस कर दिया गया है, उसने त्यागपत्र रिजाइन कर दिया है, तो त्यागपत्र देने के 2 दिन के अंदर या रिमूव होने के 2 दिन के अंदर जो है उसको पैसा देना पड़ेगा। पैसा कैसे पेमेंट करोगे, या तो हम कैश में कर सकते हैं, या तो चेक कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर व्यक्ति जो है बिना बताए भाग गया या उस पर जुर्माना लगा गया, या छुट्टी पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, छुट्टी पे है बिना बताए, तो उससे पैसा सैलरी से काटा जा भी सकता है। ठीक है, और इस एक्ट में प्रावधान है कि महिला पुरुष अगर को भेदभाव नहीं रखा जाएगा, चाहे मजदूरी देने में या फिर उसके रिक्रूटमेंट में। तो ये सारे प्रावधान जो है हमारा कोड ऑन वेजेज का है। ठीक, क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या इसमें दिया है। बोल रहा है इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए नेशनल फ्लोर वेज, सही बात है, नेशनल फ्लोर वेज का इसने कॉन्सेप्ट दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। फिर बोल रहा है इट अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉय, क्या सभी लोगों पे लग रहा है, नहीं, कुछ न्यूनतम आपका तनख्वाह होगा, तो उससे अधिक अगर आप कमा रहे हो तो आप पे नहीं लगेगा, सभी चीज़ों पे, सभी तरह के एम्प्लॉय पे नहीं लगेगा। समझ में आया। इसमें लिखा गया है कि जो लोग मान लो 15,000 या 20,000 या 21,000 उसके नीचे कमा रहा है उसी पे लगेगा। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे मज़दूरों को कवर करने के लिए है, मतलब जो सोशल सिक्योरिटी जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा, क्योंकि इसमें फिक्स दिया गया है कि इस तनख्वाह से जिसका नीचे तनख्वाह है बस उसी को मिलेगा। फिर बोल रहा है द कोड इंश्योर जेंडर इक्वालिटी इन द वेज पेमेंट एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, सही बात है। इसमें इक्वल रिम्यूनरेशन एक एक्ट ही था, समान पारिश्रमिक है ना, अधिनियम को शामिल इसमें किए हैं, तो ये एकदम सही है कि लैंगिक भेदभाव को ये रोकता है। ठीक है, तो कितने सही है बताओ, 2 ही सही है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भारत सरकार जो है रोपवे के द्वारा, रोपवे समझते हैं जो रोप पे ट्रॉली चलता है ना, ठीक है, उसके द्वारा जो है दुर्गम क्षेत्र को, जो पहाड़ में है, क्योंकि पहाड़ में रोड बनाना डिफ़िकल्ट है, तो भारत सरकार क्या किया है, एक पर्वतमाला प्रोग्राम लेके आया है जिसको हम लोग नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक, इसको 2022-23 के बजट में घोषित किया गया था और बोला गया था कि हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के द्वारा जो है डेवलप करेंगे, और उसके लिए हम लोग एक नया तरह का मॉडल लेके आएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, और उसी वही जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये योजना जो है वो सड़क परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में दोस्तों आती है। ठीक है, इसमें हम लोग को मकसद है कि 8 रोपवे प्रोजेक्ट बनाना है, और जो लेंथ जिसका होगा शुरू में 60 किलोमीटर का, तो हम लोग 60 किलोमीटर का रोपवे बना रहे हैं, और वो रोपवे पहाड़ी एरिया में बना रहे हैं। मतलब कौन कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे इसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, फिर भारत सरकार बोले कि धीरे धीरे जो है ये जो शुरू में भी हम लोग 8 रोपवे प्रोजेक्ट पे काम करें जो 60 किलोमीटर का लेंथ होगा, धीरे धीरे हम लोग इसको क्या करेंगे, 8 रोपवे प्रोजेक्ट को बढ़ा के 200 रोपवे प्रोजेक्ट हम लोग लेके आएंगे, जिसका कॉस्ट जो होगा वो 1.25 लाख करोड़ होगा, मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपया होगा। ठीक है, बाकी अभी हम आपको फोटो भी दिखा रहे हैं। बोल रहा है द प्रोग्राम एम्स टू इन्हेंस द कनेक्टिविटी इन हिली एंड चैलेंजिंग टेरेन अक्रॉस इंडिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में, पूरे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे भारत में। ठीक, तो हमको सबसे पहले ये बताओ क्या ये पूरे भारत में है, पूरे भारत में इसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। इसमें बोला गया है ना शुरू में 8 में, लेकिन पूरे धीरे धीरे करके हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरे भारत में इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और वहाँ पे लिखा हुआ है देखो कनेक्टिविटी इन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, शुरू में 8 प्रोजेक्ट में धीरे धीरे बढ़ाने का इसका लक्ष्य है, तो सही है। फिर बोला इट इज़ प्राइमरली फंडेड थ्रू 100% गवर्नमेंट बजट एलोकेशन विदाउट एनी प्राइवेट सेक्टर। नहीं भाई, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है पीपीपी मॉडल पर। कोई भी अभी जितना भी स्कीम आएगा ना, ठीक है, समझ लो 1991 से, मतलब जब तक हमारा एलपीजी रिफॉर्म हुआ उसके बाद से जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे सब लगभग पीपीपी मॉडल पे, मतलब प्राइवेट लोगों का सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं, इसलिए ये वाला जो होगा स्टेटमेंट गलत है। फिर बोल रहा है दिस इज ए प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो ये एकदम सही है। कितने कथन सही हैं बताइए, 2 कथन। तो क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 312 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप देखिए रोपवे थोड़ा देख लेते हैं कैसा दिखता है।
तो इस तरह से हम लोग दोस्तों रोपवे आप देखे भी होंगे, बैठे भी होंगे, इसके द्वारा हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये दिखेगा। तो इसका मॉडल भी सरकार लेकर आए और लॉन्च भी कर दिया है। 200 से ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे, नितिन गडकरी ने बोला है आगे 5 साल में। तो ये एक आर्टिकल भी है। ठीक है, और धीरे धीरे प्रोजेक्ट का संख्या हम लोग बढ़ाएंगे, 200 से 250 से 300 ऐसे करके लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बोल रहा है डीजी यात्रा इज ए बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित बायोमेट्रिक सक्षम निर्बाध यात्रा अनुभव है। फिर बोल रहा है इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड गेट्स फाउंडेशन। बोल रहा है उड़ियन मंत्रालय और गेट्स फाउंडेशन है। फिर बोल रहा है डीजी यात्रा इम्प्लीमेंटेड एट ऑल एयरपोर्ट इन इंडिया। देखो डीजी यात्रा क्या, भी आप एयरपोर्ट पे जब कोई अगर बैठा होगा तो उसमें क्या होता है कि आपका टिकट का चेक मैनुअल भी होता है। ठीक, एक व्यक्ति होगा CISF का, वो आपका टिकट चेक करेगा। आपका लगेज जो होगा सामान के लिए उसका चेकिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, लंबा लंबा लाइन लग जाता है। ठीक है, राइट। तो उस जिस तरह से हम लोग, आपको पता है टोल पे चेक होता था, है ना, कि गाड़ी जाने के लिए। तो इसके सरकार क्या लेके आई, ई वे बिल लेके आई, है ना। फिर उसके बाद फास्ट टैग लेके आई। उसी तरह से एयरपोर्ट पे ट्रैफिक उतना ना हो, मतलब ट्रैफिक मतलब एयरपोर्ट के अंदर जब आप घुस रहे हो तो उसमें आपको लाइन लेके लगाना हो, तो लंबा ना लगाना पड़े। सामान अंदर डालने के लिए उसको सिक्योरिटी चेकअप कराना पड़ता, वो ना कराना पड़े। इसके लिए सरकार जो है एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड सिस्टम लेकर आई है, जो आपका फेस को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, और उसके द्वारा जो है आपका जो खुल जाएगा जहाँ से आप एंट्री करेंगे, सामान भी आपका जो है सिक्योरिटी चेक उसका हो जाएगा, है ना। और आपको लंबा लंबा लाइन लगाना नहीं पड़ेगा। अभी हम आपको दिखा भी देंगे कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो और बायोमेट्रिक इनेबल्ड है, तो ये एकदम सही है। डीजी यात्रा मतलब डिजिटल रूप से आप यात्रा कर रहे हो, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग से आपको लाइन वाइन उतना लंबा लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, पेपरलेस है और डिजिटल सोसाइटी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। फिर वो लॉन्च बाय सिविल एविएशन एंड गेट्स फाउंडेशन। तो देखो सिविल एविएशन तो मंत्रालय होगा ही, लेकिन इसमें गेट्स फाउंडेशन नहीं है, इसमें डीजी यात्रा फाउंडेशन है। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है इम्प्लीमेंटेड एट ऑल एयरपोर्ट। देखिए भारत में बहुत सारा छोटा छोटा एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे आपको ये नया नया टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि खर्चा भी तो। इसीलिए शुरू में अभी हम लोग छोटे छोटे मतलब जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं ना, उस पर हम लोग फोकस इसको किए हैं। विश्व के जो 13 बड़े बड़े एयरपोर्ट है, जो पूरा जितना भी पैसेंजर जाते हैं उसका 85% कवर करता है, उसको हम लोग अभी इसमें लेके आए हैं। धीरे धीरे उसको 38 एयरपोर्ट तक हम लोग बोले हैं बढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए सभी एयरपोर्ट पे इसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया गया है। कितने कथन सही हैं, एक ही कथन सही है। अब देखिए डीजी यात्रा काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों डीजी यात्रा कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों डीजी यात्रा कैसे काम करता है। An industry-driven initiative that uses facial recognition technology to streamline terminal entry and security checks at airport, making the process seamless, hassle-free and paperless. It's a decentralized mobile-based platform that helps the air travelers to save their IDs and important documents securely. The DigiYatra app connects a traveler's boarding pass to a facial recognition system to verify their identity. This makes the process of reaching the boarding gate and completing pre-security checks faster and more efficient. To get started, the traveler needs to make an ID on DigiYatra by installing the DigiYatra mobile app, and then by providing the basic details like name, email address, phone numbers and identity proof, passengers can easily create their ID on DigiYatra app. If the traveler opts for Aadhaar verification, then its identity will be verified online. And for other identity cards, the security staff will manually verify the traveler's details. Once the DigiYatra ID is created, the traveler must provide it to purchase tickets. The airline will send the DigiYatra ID and passenger details to the airport departure, and after successful authentication in the central system, the passenger's photo will be uploaded on the DigiYatra app. At the e-gate entrance, the traveler must scan the barcode on their boarding passes or e-tickets. The system will then verify the passengers and flight details after scanning the barcode or QR code. The facial recognition system will check the ID of travelers and documents,
And once the ID is verified, the e-gate will open. From there, the traveler's face and ticket PNR will be linked into the single token for the rest of the airport journey. This allows them to enter into security zone and board the aircraft. Do you know the DigiYatra app has reached the milestone of 1 crore users with the daily average of 30,000 apps downloaded daily. Suresh Khadakbhavi, CEO of DigiYatra Foundation, has talked. If you like this video, then do not forget to like, share and subscribe to our YouTube channel for more such news. तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स फॉर 2023-24। 2023-24 में भारत ने जो निर्यात किया है मूल्य के बढ़ते क्रम में आपको बताना है। सबसे पहले आपको बताया है भारत जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है दोस्तों वो किसका करता है? ऑर्गेनिक केमिकल का। हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं और उसका ऑर्गेनिक केमिकल बना के बेचते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या बेचते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल, मतलब जैविक रसायन, ठीक है ना, केमिकल्स बेचते हैं। ठीक, तो दूसरा सबसे जो है वो लास्ट में होगा क्योंकि हमको बढ़ते क्रम में बोला है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो चला गया। ठीक, उसका पता है आपको अनाज हम लोग बहुत बेचते हैं। ठीक, तो उसके बाद अनाज होगा, तो दो के पहले 1, तो आंसर आपको मिल गया ये, है ना। दो सबसे ज़्यादा 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4 और सबसे लास्ट में हम लोग कॉटन। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, सिंपल, तो याद रखना है। सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सब। ठीक है, ये सारी चीज़ याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर, और हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं? वही क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है बीमा। अच्छा, इसको आपको हम लोग देख लेते हैं। इन टॉप 5 एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, टॉप 5 इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, भले 2015 का डेटा है लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, वो है क्रूड पेट्रोलियम। दूसरे नंबर पे गोल्ड है। तीसरे नंबर पे पर्ल, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन है। अगर एक्सपोर्ट की बात करेंगे, जो हम निर्यात करते हैं, ठीक है, वो है आपका फर्स्ट पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, वो सब। फिर पर्ल, मोती वोती हो गया, ठीक है, और गोल्ड हो गया। ठीक, अगर हम किस देश से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो है चाइना। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस देश को बेचते हैं, किसको है? अमेरिका को। दूसरे पे है यूएई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। और अगर रिसेंट का डेटा देखना है तो ये देख लीजिए, जो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं 2023 के डेटा के अनुसार, रिफाइंड पेट्रोलियम, मतलब वही पेट्रोलियम केमिकल्स हो गया, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे है पैकेज मेडिकेन, दवा हुआ हो गया। फिर डायमंड, मतलब मोती वोती हो गया। और इंपोर्ट का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम करते हैं, दूसरे नंबर पर गोल्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो किसका करते हैं? 2023 में क्या था, ये छोड़िए। उसका देखो, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं अगर देश का बात करेंगे तो अमेरिका। ठीक है, और अगर हम इंपोर्ट का बात करोगे सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा चाइना से करते हैं। दूसरे नंबर पे है रूस। इसका भी डेटा के अकॉर्डिंग मोटा मोटी। ठीक है, अभी चेंज हुआ होगा थोड़ा मोड़ा। चलो, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल रहा है बीमा सुगम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज क्या है? बीमा सुगम, तो देखो बीमा सुगम जो है एक तरह का समझ लीजिए आपका एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप समझ लीजिए ई कॉमर्स टाइप का। जिस तरह ई कॉमर्स वेबसाइट होता है जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से शॉपिंग करते हो, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आपको जो सामान चाहिए आप उसको ले सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, उसके जगह कुछ और ले सकते हो। बहुत सारे लोग वहाँ पे बेचते हैं जो आपको सूटेबल लगे वहाँ पे। तो उसी तरह भारत सरकार सोचा कि क्यों ना बीमा बेचा जाए। ठीक है, तो बड़ी वहाँ पे कंपनियाँ आएंगी, एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, अपना अपना बीमा बेचेगी। वो जनरल इंश्योरेंस भी हो सकता है जो गाड़ी वाड़ी पे होता है ना, या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप शिकायत भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका कंप्लेन है तो। ठीक है, उसका उपचार भी होगा। ठीक है, और डिजिटली रूप से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक, इसको लेके आया है एक रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम है इरडा। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा लेके आया है। ठीक है, और उसके लिए इरडा ने एक जो है रेगुलेशन लाया है, इरडा बीमा सुगम रेगुलेशन 2024, इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। समझ में आया? तो ये चीज़ है, क्लियर, समझ में आया? तो ऑनलाइन रूप से बीमा खरीदने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनियां आएंगी और लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको बेचेगी। ठीक है, वो आप खरीद सकते हैं, उसका रिन्यूअल कर सकते हैं, उसको क्लेम सेटलमेंट अगर है वो कर सकते हैं, आपका शिकायत निवारण होगा, तो बहुत सारा चीज़ इस पर होगा।
तो उसी को बीमा सुगम बोलते हैं। बीमा मतलब समझ में भी आता है, इंश्योरेंस को ही बीमा बोला जाता है, और सुगम मतलब आसान बनाना। तो ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द परचेज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया। भारत में बीमा पॉलिसियों की खरीद और बिक्री के सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसी को बीमा सुगम बोला जाता है। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। बोला यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए तो हमारे पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है इंटरनेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट इम्प्रूविंग ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी, ये ऐसा कुछ बात नहीं है। फिर बोल रहा है फाइनेंशियल एड देना है एसएमई को, ये तो अलग योजना है, इसके लिए नहीं, इसके लिए तो वो सारा योजना है ना, मुद्रा, तो ये भी नहीं होगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 16, मतलब 316 क्वेश्चन नंबर। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान का संतुलन के बारे में। ऑलरेडी जो दोस्तों हम इकोनॉमिक्स भी जो है उसका थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए उसका यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 रिवीजन, तो वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक उसका 9 क्लास हो चुका है, उसमें हम लोग बैलेंस पेमेंट भी पढ़ लिए हैं, तो वो क्लास ज़रूर देखिए, आपको शॉर्ट में जल्दी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो उसके बारे में बोल रहा था फाइनेंशियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स इन इकोनॉमी ट्रांजेक्शन इन एक्सटर्नल एसेट्स एंड लाइबिलिटी इंक्लूडिंग द गोल्ड एंड एसडीआर। बोला गोल्ड और एसडीआर में जो लेन देन होता है, ठीक है, उसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखते हैं। मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भुगतान का संतुलन होता है उसका 3 अकाउंट होता है, एक होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट, और तीसरा फाइनेंस अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हम लोग एक और अकाउंट लिखते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एंड फाइनेंस अकाउंट। तो 2 पार्ट हुआ, एक हुआ करेंट और एक कैपिटल एंड फाइनेंस अकाउंट। करेंट अकाउंट में आपको पता है जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है वो रखते हैं इसमें विजिबल होता है, दृश्य, ये सब हमने आपको पढ़ा इसलिए यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। और दूसरा होता है इनविजिबल, अदृश्य। इनविजिबल में हम लोग 3 रखते हैं, सर्विस, इनकम एंड ट्रांसफ़र पेमेंट, डिटेल में पढ़ा है ये सब। और कैपिटल अकाउंट में दोस्तों हम लोग 3 चीज़, कैपिटल अकाउंट में एक तो नॉर्मल कैपिटल हो गया और दूसरा हो गया फाइनेंस कैपिटल, फाइनेंस अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हो गया और फाइनेंस अकाउंट। फाइनेंस अकाउंट में क्या होता है, यही जो पहला ऑप्शन बोला है ना कि वित्तीय खाता स्वर्ण और एसडीआर सहित बाह्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों में अर्थव्यवस्था के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दूसरा है दोस्तों, बोल रहा है कि द करेंट अकाउंट कवर्स ऑल ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस नेसेसरली ऑफ क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मतलब अगर आपका लाइबिलिटी है देना, अनिवार्य रूप से आपको करना ही पड़ेगा, तो वो करेंट अकाउंट में नहीं होता। मैंने आपको बताया था जिसमें आपको लाइबिलिटी बनता है या एसेट बनता है या दोनों प्रभावित होता है वो कैपिटल अकाउंट में होता है, ना कि करेंट अकाउंट में। इसलिए चालू खाता में वे सभी लेन देन शामिल होते हैं जिसमें अनिवार्यता वर्ड के कारण ये गलत है। प्रतिफल संबंधी आर्थिक लेन देन शामिल है तो ये गलत होगा, ठीक, क्योंकि इसमें एसेट लाइबिलिटी कोई प्रभावित नहीं होता करेंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में होता है जिसमें फाइनेंस अकाउंट भी आता है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा बोल रहा है तो दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन आपका चला गया, ये ऑप्शन चला गया, और पहला सही है तो डायरेक्ट आपको उत्तर मिल चुका है केवल 1। इसका मतलब तीसरा भी गलत है। बोल रहा है द कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग द इनविजिबल। भाई इनविजिबल ये सारा जो चीज़ है वो आपका किस में आता है, आपका करेंट अकाउंट में आता है ना। मैंने बताया था विजिबल और इनविजिबल रहता है करेंट अकाउंट के अंदर, और इनविजिबल को 3 पार्ट में बांटते हैं, सर्विस, इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट। ये सब हमने आपको पढ़ाया भी है पहले। तो 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ज़रूर देखिए आपका प्रीलिम्स रिवीजन हम लोग जो कर रहे हैं कोर्स, ठीक है, ये एमसीक्यू कर रहे हैं और उसमें हम लोग थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं, तो दोनों आपका साथ साथ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी और थ्योरी भी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू द 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मोटा मोटी हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है, कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में क्या क्या बोला गया है और उसका ईयर। ये आपको मिलेगा कहाँ, तो लूसेंट का जो आप पढ़ेंगे जीके, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक्स के पोर्शन में आपको जो है 5 ईयर प्लान के बारे में चर्चा है, तो देख लीजिएगा 1-2 पेज में आपका हो जाएगा। तो बोल रहा है 4th 5 ईयर प्लान, चौथा पंचवर्षीय योजना। चौथा पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वो आया था कब, ये आया था 1974 से लेके आपका 1 मिनट रुको, वो लेकर आए हैं 1969 69 से लेके 1974 तक। इसी में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का भी समय था, और हम लोग फोकस किस पे कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे। इसलिए हम लोग ड्राउट जो एरिया था, सूखा प्रबंध क्षेत्र को संरक्षण करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर का वहाँ पर डेवलपमेंट हो, ठीक है,
हम लोग लेके आए थे ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, तो 4th 5 ईयर प्लान में ये लाए आए थे, ये सही है। फिर 5th 5 ईयर प्लान जो आया था दोस्तों, जाहिर सी बात है कब आया था, 1974 से लेके 78 तक आया था। ठीक है, बीच में सरकार चेंज हो गई थी, इसलिए 78 तक ही आया, कंटिन्यू नहीं हुआ। ठीक है, इसमें हम लोग लेके आए थे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक है, और 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम भी जो है ये भी आपका 5th 5 ईयर प्लान में ही आया था, न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम और 20 सूत्री प्रोग्राम। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में ये लाया गया था। तो इसका मतलब दूसरा तो ये तो सही मैच किया है, ये वाला चौथा वाला गलत मैच किया हुआ है। ठीक है, अब 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान में हम लोग लेके आए थे इंडिकेटिव प्लानिंग। 8th 5 ईयर प्लान जो आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये आया था एलपीजी रिफॉर्म के बाद 1992 से लेके 1997 तक, 97 तक, जिसमें इंडिकेटिव प्लान मतलब सरकार सांकेतिक नियोजन की थी, सारे डायरेक्शन नहीं देती कि ये करो। सरकार जो है ओवरऑल फ्रेमवर्क बना देती थी, ढांचा बना दे रही थी और बोल रही थी कि इसके दायरे में काम करना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से प्लानिंग, मतलब मोटा मोटी प्लान बना दे रही थी, डायरेक्ट नहीं कर रही थी, जैसा वो एलपीजी रिफॉर्म 1991 के पहले कर रही थी। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय ने सांकेतिक नियोजन ये सही मैच किया है, तो पहला सही है हमारा। ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। 9th 5 ईयर प्लान में 20 पॉइंट प्रोग्राम बात नहीं किया गया था, किसमें बात किया गया था, 5वें पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर जो हो जाएगा वो 17 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। बोर्ड है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्पाइसेस बोर्ड। जो मसाला बोर्ड है दोस्तों, उसके संदर्भ में हमारा प्रश्न है। देखो कोई भी बोर्ड आ जाए, कोकोनट बोर्ड आ जाए, चाय बोर्ड आ जाए, कॉफ़ी बोर्ड आ जाए, सारा जो बोर्ड है उसका मकसद यही बनाया जाता है कि भारत से एक्सपोर्ट बढ़े, क्या बढ़े, उन चीज़ों का निर्यात बढ़े। ठीक है, और उसका सप्लाई बढ़े, इसलिए जो है अलग अलग बोर्ड बनाया गया था। और जहाँ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात होगा, आयात निर्यात का, तो कौन सा मंत्रालय आएगा बताओ, कॉमर्स मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, समझ में आया। तो बोल रहा है इट इज और जितना भी बोर्ड इस टाइप का होगा ना, चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, सारा जो है वो स्टेचुटरी बॉडी होता है, एक कानून के तहत बनाया जाता है। तो स्पाइसेस बोर्ड भी, ये भी बोर्ड है अंत में, तो इसको भी स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के अंडर में बनाया गया था। इसीलिए चूँकि एक्ट के अंदर बनाया गया, इसीलिए एक वैधानिक संस्था है, विधान के अंदर में बना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ होगा बताओ, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा मसाला रहता है, तो केरला के कोच्चि में जो है इसका हेड क्वार्टर हमारा है। ठीक है, इसके पहले इलायची बोर्ड था, कार्डमम बोर्ड और स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल था, दोनों को मिला के हमारा स्पाइसेस बोर्ड बना, मसाला बोर्ड बना दोस्तों। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है, कोच्चि में, रेगुलेटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में, और इसका काम क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना। ठीक है, कोई भी सामान जो है बिना इसके मंजूरी के भारत से एक्सपोर्ट, मतलब कोई भी मसाला बिना इसके सर्टिफिकेट के आप एक्सपोर्ट मतलब निर्यात नहीं कर सकते हो। बोल रहा है इट वर्क्स अंडर द, तो चेन्नई में नहीं है, कहाँ पे है, कोच्चि में, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर बोल रहा है इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नहीं, गलत हो गया। फिर बोल रहा है इन किसमें है, वाणिज्य मंत्रालय में। बोला इन इंडिया ए पर्सन कैन नॉट इंगेज इन एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइस विदाउट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द स्पाइस बोर्ड, ये सही है, बिना इसके सर्टिफिकेशन के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो ये जो है वो सही है। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज ट्रेड। भारत के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। बोल रहा है शेयर ऑफ इंडियाज ट्रेड गुड्स एंड सर्विस का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज मोर देन 80%। ये बताओ, कोई गधा भी बोल देगा कि जितना भी हम लोग सामान अपना बताओ भारत का व्यापार करते हैं, क्या भारत के जीडीपी का 80% हम लोग करते हैं? इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग जो व्यापार करते हैं, ठीक है, अपने जीडीपी का वो कितना करते हैं, ठीक, वो लगभग 45% के आसपास है। ठीक है, हमारा जो गुड्स एंड सर्विस का जो ट्रेड है वो अपने जीडीपी का कितना, लगभग 45% के आसपास है, 80% नहीं है। बहुत ही बकवास स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है इंडिया रैंक्स एमंग द टॉप 10 कंट्री। कभी भी सुने हो कि भारत का एक्सपोर्ट बहुत आगे है? नहीं। तो भारत जो है एक्सपोर्ट में, ठीक है, 19वें नंबर, मतलब 15 के बाद ही आता है। ठीक है, 17 नंबर पे प्रेजेंट में है। ठीक है, और वो बढ़ा तो ज़रूर है, 19 से हम लोग 17 आए हैं। 2014 में हम लोग जो थे 19वें स्थान पे, अब हम लोग 17वें नंबर पे आ गए, लेकिन टॉप 10 में वो नहीं आता है। तो हम लोग का सामान उतना एक स्पर्धात्मक नहीं है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। बोल रहे इंडिया जी इम्पोर्ट्स हैव क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिसेंट फाइनेंशियल ईयर। हमारा जो बोल रहा है कि हमारा जो इम्पोर्ट है, हमारा जो
क्या है आयात है वो पहली बार $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गए। भाई भारत का जीडीपी ही तो आपका 2.5 से 3 ट्रिलियन है, तो क्या हम लोग उसका $1 ट्रिलियन से अधिक इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि गुड्स और सर्विस का परसेंटेज ऑफ जीडीपी दोनों का ट्रेड, तो भाई ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इसमें आएगा ना, इसमें तब न जाके वो 40-45% हुआ है। अगर ये $1 ट्रिलियन हम लोग वही इंपोर्ट ही कर ले रहे हैं, $1 ट्रिलियन कितना होगा, 2.5 से 3 ट्रिलियन का $1 ट्रिलियन कितना होगा, लगभग 33%। तो 33% हमारा इंपोर्ट ही है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो इंपोर्ट है दोस्तों वो लगभग $850 बिलियन है, मतलब 0.8 ट्रिलियन हम बोल सकते हैं, ना कि कितना है 2.5 से 3। और हमारा जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है वो लगभग आपका 0.5 ट्रिलियन है, कितनी 0.7 है, कितना है 0.7। तो दोनों मिल के हमारा 1.5 हो रहा है, ना कि सिर्फ इंपोर्ट जो है $1 ट्रिलियन को क्रॉस किया है। ये आपको ध्यान रखना। हमारा जो इंपोर्ट है ना गुड्स का, हम लोग सर्विस तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट की तुलना में, लेकिन हमारा जो सामान है, जो वस्तु है, उसका हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसीलिए हमारा करेंट अकाउंट में, ठीक है, करेंट अकाउंट में गुड्स वाले चीज़ में हमको क्या है डेफिसिट है, वहीं सर्विस में हमारा सरप्लस है, ठीक। तो ये जो है गलत होगा। तो कितने कथन सही है बताओ, कोई कथन सही है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो 19 का डी, 319 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 320 या 20 देखते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन NIMZ, राष्ट्र निवेश और विनिर्माण जोन के बारे में हम प्रश्न है। तो देखो राष्ट्र निवेश और विनिर्माण जोन हम लोग नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा जोन हम लोग बना रहे हैं जिसमें हम लोग निवेश आए वहाँ पे और वहाँ से कुछ सामान बने और हम उसको एक्सपोर्ट करें, बेचें, ठीक है, और वहाँ के लोगों को रोज़गार दें। तो इसीलिए जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया गया था। वो बनाया गया था आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो हमारा 2011 है, उसके तहत हम लोग बोले थे कि हम लोग NIMZ बनाएंगे, ठीक है, और जिसके तहत मकसद था कि जिससे के तहत हम लोग वहाँ पे जो भी चीज़ बनाएंगे वो पूरे जीडीपी का 25% होगा, मैन्युफैक्चरिंग में उसका शेयर 25% होगा, और मकसद था कि 10 हमको करोड़ रोज़गार को देना है, ये इसका मकसद था, ठीक है। तो NIMZ जो बनाया जाता है तो बनाने का जो जिम्मेदारी है, ठीक है, वो किसका है, या NIMZ को घोषित कौन करता है कि ये NIMZ क्षेत्र होगा, उसको घोषित करता है कौन, राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है उसको जो है NIMZ के रूप में घोषित करती है। और बाद में वही NIMZ जो है वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी राज्य सरकार बनाती है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है वो अर्बन लोकल बॉडी का एक टाइप है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जो आर्टिकल 243Q के तहत बनाया जाता है, ठीक है। तो जब NIMZ बन जाता है तो फिर उसको राज्य सरकार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में आर्टिकल 243Q के तहत घोषित करती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हमारा है, ठीक है। NIMZ में जो ज़मीन होगा दोस्तों, उसका 30% ज़मीन पे आपको मैन्युफैक्चरिंग करना ही करना है। ये नहीं कि पूरा एरिया में थोड़ा समय खर्च करो, नहीं, NIMZ का जितना भी एरिया है उसका 30% कम से कम एरिया में आपको मैन्युफैक्चरिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी है इसको डेवलप करने का, ज़मीन वमीन का। बाकी जो केंद्र सरकार है उसको बाह्य रूप से फैसिलिटी देती है, जैसे वहाँ पे रोड, रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा चीज़ देती है, ठीक है। इसका मंत्रालय कौन होगा, जाहिर सा बात है, यहाँ से हमको सामान को बनाना है, बेचना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्लियर है। चलो आप पढ़िए। बोल रहा है कि NIMZ आर इस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज इट्स शेयर इन जीडीपी। तो एकदम सही है। इसका मकसद था 2011 में लॉन्च किया गया था इस नीति के तहत, और मकसद था जीडीपी में साझेदारी को बढ़ाना। पूरा NI तो पहला हमारा सही है, पहला सही है, तो ये स्टेटमेंट चला गया क्योंकि इसमें पहला नहीं है। फिर बोला NIMZ आर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोला सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है डिक्लेयर करती है। अभी हमने बताया जब एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो NIMZ को सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर देती है इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में, तो ये एकदम सही है। फिर बोल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इज द नोडल एजेंसी, ठीक है। तो ये नहीं होता है डिपार्टमेंट, देखो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट किस में आता है, ये आता है वित्त मंत्रालय में, फाइनेंस मंत्रालय में। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि वित्त मंत्रालय में कौन कौन से एजेंसी आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट आएगा, ठीक है। इस तरह के संस्था आते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ
प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल जो ट्रेड है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है, वो इसको नोडल एजेंसी है, ना कि दीपम एजेंसी। दीपम नहीं है, दीपम तो वित्त मंत्रालय में आता है, DIPAM जो ये संस्था है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मतलब तीसरा गलत है तो ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। और दूसरा सही है तो ये ऑप्शन हमारा सही है, 1 और 2, ठीक है। क्यों सही है, गलत हुआ दूसरा समझ, तीसरा समझ में आया। थर्ड इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ना कि दीपम वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है, ठीक। तो 320 क्वेश्चन तक हो चुका है। अब 321 क्वेश्चन देखते हैं। बोट विथ रेफरेंस टू द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो, एक मॉडल होता है दोस्तों BOT मॉडल, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। इस मॉडल के तहत क्या किया जाता है, और एक होता है EPC मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। तो EPC मॉडल में जो है पूरा पैसा जो है वो सरकार देता है। कौन देता है, सरकार। और जो प्राइवेट जो होता है वो बस एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करता है, अपना सामान वामान बाकी जितना सामान होगा सरकार देगा, पैसा उसे सरकार देगा, उसको बोलते हैं EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। BOT मॉडल में पैसा पूरा जो है वो शुरू में प्राइवेट लगाता है प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है, और सरकार थोड़ा मोड़ा ज़मीन उमीन उसको दे देती है, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट लगाएगा, प्रोजेक्ट लगाने के बाद प्राइवेट लोग उससे पैसा कमाएगा ताकि उसका खर्चा वसूल हो जाए, और उसके बाद प्रॉफिट उसको होगा। उसके बाद उसका जब सब काम हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी ले लिया, कमा भी लिया, तो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, किसको, सरकार को। उसी को बोलते हैं बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। तो इसमें बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल में क्या है कि पूरा खर्चा जो है प्राइवेट करता है, और उसको रिस्क भी है, भाई पैसा डूब सकता है, हो सकता है प्रोजेक्ट फ्यूचर में नहीं चलेगा तो उसको दिक्कत होगा। और EPC मॉडल में क्या है कि सरकार पे ही पूरा बर्डन हो जाता है, क्योंकि पूरा खर्चा उसी को करना पड़ता है। इसलिए सरकार दोनों को मिक्स करके लेकर आया है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसमें ना तो पूरा पैसा राज्य सरकार देगा, मतलब ना तो पूरा पैसा सरकार देगा, ना तो पूरा पैसा प्राइवेट लोग देगा, रिस्क भी बटेगा। तो हाइब्रिड उसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। जो आपका BOT मॉडल मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल BOT मॉडल का मिक्सचर है, हाइब्रिड है, इसलिए इसका नाम ही है हाइब्रिड, ठीक है। तो ये सही है। और इसमें क्या होता है, देखो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में जो पूरी तरह से रिस्क ना तो प्राइवेट लोग लेता है, ना तो पूरी तरह से रिस्क जो है वो सरकार लेता है। शुरू में सरकार जो है उसको जितना भी प्रोजेक्ट का खर्चा होता है सरकार उसको 40% पैसा दे देता है, बाकी का जो 60% पैसा है सरकार उसको सालाना देता है, ठीक है, और ब्याज के साथ देता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जाता है वैसे वैसे सरकार सालाना उसको कुछ पैसा देते रहता है, उसी के लिए उसका नाम है एन्युटी। एन्युटी मतलब एनुअली सरकार बाकी का जो 60% है वो पैसा धीरे धीरे दे रहा है, ठीक है, क्लियर। इस प्रोजेक्ट के तहत किसको मिलेगा, कौन सा प्राइवेट प्लेयर को मिलेगा, इसका क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मेदारी। तो जो प्राइवेट प्लेयर सबसे कम पैसे का डिमांड करेगा, 60% जो सबसे कम होगा उसी को ना देगा, क्योंकि सरकार भी चाहेगा कि हमको कम पैसा लगे। तो जो सबसे कम पैसा डिमांड करेगा उसी को जो है ये पैसा मतलब प्रोजेक्ट जो है वो काम करने के लिए मिलेगा, जो सबसे कम एन्युटी का डिमांड करेगा, ठीक है। तो 40% सरकार पैसा दे दिया, बाकी आपको 60% एन्युटी के रूप में सरकार जो है वो देगा, ठीक है। उसी को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बोलते हैं। और ये बहुत अच्छे से अभी हाईवे प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, और जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करिए रोड ये सब बनाने के लिए। तो बोल रहा है रेवेन्यू रिस्क इज फुल्ली बोर्न बाय द प्राइवेट एंटिटी इन HAM मॉडल। तो HAM प्रोजेक्ट में पूरा जो खर्चा है मतलब ये राजस्व संबंधी जोखिम है वो क्या प्राइवेट लोग कर रहा है, नहीं सरकार भी कर रही है, इसलिए ये वाला गलत होगा। तो कौन सा सही है बताइए। तो 21 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन होगा हमारा A, ठीक है दोस्तों। अभी थोड़ा अर्जेंट काम हो गया है तो यहीं पे रखते हैं। आज हमने 10 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन कर लिया, आज हमने जो है 11 क्वेश्चन कर लिया है ना, 311 से लेकर 321 तक 11 क्वेश्चन हुआ। कोई 10 क्वेश्चन ना बोल दे क्योंकि 11 क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है, 11वां क्वेश्चन है ना। तो बाकी का हम लोग कल लंबा क्लास ले लेंगे और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 350 क्वेश्चन तक करने का, ठीक। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने डाल दिया है।